कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। फ्रांस गहरी आवाज़ में बोला, आज तुम्हें मुझे आई लव यू नहीं कहना क्या? पंखुड़ी गहरी सांसें लेते हुए बोली, क्या फ़ायदा, आप सामने से जवाब तो देते नहीं हो। फ्रांस भी बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, क्या पता आज जवाब दे दूं। उसकी बात पर पंखुड़ी ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, आई लव यू जान। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सेडेक्टिव थी। उसे लग रहा था कि प्रांस उसे जवाब देगा, उससे बदले में आई लव यू टू कहेगा, लेकिन प्रांस बस एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया और पंखुड़ी की तड़प अब जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने प्रांस को उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और बोली, जवाब दीजिए मुझे। प्रांस ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, जब मेरा मन होगा तब दूंगा, फिलहाल तो मेरा मन तुम्हें कुछ और देने का कर रहा है। ये बोलकर उसने अगले ही पल उसकी बोलती बंद कर दिया और उसे बेतहासा चूमने लगा। पंखुड़ी जो हमेशा उसके किस करने के बाद कुछ पल रुककर उसे रिस्पॉन्स देती थी, आज वो अंदर से इस हद तक तड़प रही थी कि उसने भी तुरंत फ्रांस को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी अपना चेहरा पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, शायद वो फ्रांस को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फ्रांस छोड़ ही नहीं रहा था। किसी तरह पंखुड़ी ने अपना चेहरा हल्का सा पीछे हटाया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो जल्दी से बोली, अगर किसी ने हमें यूं देख लिया तो वहाँ चले क्या? ये बोलते हुए उसने सामने मैट्रेस की तरफ इशारा किया, तो फ्रांस ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। फ्रांस उसे सामने मैट्रेस पर लेकर आया और उसे नीचे बिस्तर पर लेटाकर खुद उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा। रेड कलर की साड़ी और रेड कलर का ब्लाउज, पैरों में पायल और चेहरे पर खूबसूरती और शर्म की हल्की सी लाली, बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे आज उनकी वेडिंग नाइट ही हो। पंखुड़ी ने अब उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखा और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। फ्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। पंखुड़ी बड़ी ही सेडेक्टिव वॉइस में बोली, आपने ही तो कहा था मुझे आपके कपड़े उतारने हैं, तो बस अच्छी बीबी बन रही हूँ। ये बोलते हुए वो उसकी शर्ट के लगभग से सारे बटन खोल चुकी थी। फ्रांस की इंटेंस स्माइल एक बार फिर से उसके चेहरे पर वापस आ चुकी थी और अब वो अपना हाथ पंखुड़ी की पीठ पर ले गया और उसकी डोरियों से अपनी उंगलियां उलझाने लगा। पंखुड़ी ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो फ्रांस जल्दी से बोला, तुम अच्छी बीबी बन रही हो तो मुझे भी तो अच्छा पति बनना पड़ेगा ना। ये बोलकर उसने उसके ब्लाउज की डोरियां खोल दिया। दो दिल जो एक दूसरे के लिए कब से धड़प रहे थे, आज एक दूसरे के होने वाले थे। दिल में बेचैनी थी, नज़रों में एक दूसरे को पा लेने का एहसास था। फ्रांस पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, एक बार और सोच लो रोज पीटर, शिकायत तो नहीं करोगी ना बाद में? मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया है, शायद आज कंट्रोल ना कर पाऊँ। शिकायत ज़रूर करूँगी अगर आप मुझे नहीं मिले तो। पंखुड़ी से इतना सुनना था कि फ्रांस उसके लबों पर झुक गया। आज वो उसकी सारी शिकायतें दूर कर देने वाला था। अब दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, ना उनके बीच कोई सवाल था ना जवाब, सिर्फ प्यार था, बहुत सारा प्यार और एक दूसरे के प्रति अपना समर्पण। सुबह के 8 बज रहे थे। पंखुड़ी सोना चाहती थी और फ्रांस उसे सोने नहीं दे रहा था। अगर आपने मुझे सोने नहीं दिया ना तो आज ही मेरी जान निकल जाएगी, फिर आप पूरी ज़िंदगी किसे प्यार करोगे? फ्रांस ने अपने लोअर लिप को हल्का सा दबाया और बोला, दुनिया में लड़कियों की कमी थोड़े ना है। पंखुड़ी ने गुस्से से मुंह बनाया और जोर से उसके सीने पर अपना हाथ चलाते हुए बोली, खबरदार, अगर किसी और के बारे में सोचा भी तो जान ले लूँगी मैं आपकी। ये बोलते हुए अब उसने अपना हाथ फ्रांस के गाल पर रख दिया था और उसके चेहरे पर हल्का सा झुक गई थी। फ्रांस जल्दी से बोला, मुझे यूं मत देखो, अगर तुम मुझे यूं देखोगी और मेरे करीब आओगी तो मुझे फिर से कुछ कुछ होने लगेगा। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी तुरंत पीछे की तरफ हुई और अपना सिर तकिए पर रख कर जल्दी से बोली, मुझे मुझे सोना है जान, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए ना। नींद की वजह से अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों से पानी बहने लगेगा। बस थोड़ी देर सो लेने दीजिए। ये बोलते हुए वो फ्रांस को रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी इस बात पर तो फ्रांस को सच में उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन तभी फ्रांस को एक शरारत सूझी।
वो अपने हॉस्पिटल को परेशान करना भला कैसे छोड़ सकता था। ठीक है, मैं तुम्हें सोने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब हर रोज़ मुझे तुम्हें पूरी रात प्यार करना है हॉस्पिटल, जैसे कल किया था। उसके बाद हर रात हम दोनों की यूं ही बीतने वाली है। प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मुझे नहीं रोकोगी। पंखुड़ी तो फिलहाल सोच रही थी कि वो अब कभी प्रांस के करीब भी नहीं आएगी, और प्रांस उससे प्रॉमिस ले रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने एक हाथ की दो उंगलियां आपस में उलझाई और फिर अपने दूसरे हाथ से प्रांस को प्रॉमिस करते हुए बोली, प्रॉमिस जान, आज से हमारी हर एक रात यूं ही बीतेगी। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया। भला उसकी हॉस्पिटल उसके साथ कोई शैतानी करे और उसे पता ना चले, ऐसा हो भी कैसे सकता था। लेकिन फिलहाल उसे पंखुड़ी पर बहुत हंसी आ रही थी। अब वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ। 3-4 घंटे बाद जब तुम उठोगी तो हम अच्छे से फ्रेश होकर वापस घर चलेंगे। उसकी बात पर पंखुड़ी ने भी जल्दी से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो तो बस अब सुकून से ये 3-4 घंटे सोने वाली थी, और उसके बाद तो उसने सोच लिया था कि वो अपना रूम ही प्रांस के रूम से अलग कर लेगी। उसने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था और 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो गहरी नींद में चली गई थी। उसके सोने के बाद प्रांस ने अपना बाथरोब पहना और फिर बालकनी की तरफ आ गया। उसने एक सिगरेट पी और फिर कुछ देर बाद वो वापस पंखुड़ी के पास जाकर आराम से बिस्तर पर लेट गया। अब उसकी आंखों में भी नींद दिखाई देने लगी थी, लेकिन सोने से पहले उसने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से उसे सहलाया। एक तरफ से उसे पंखुड़ी पर प्राउड भी फील हो रहा था। कहाँ वो सोच रहा था कि उसकी वो हॉस्पिटल, जो किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती, एक थप्पड़ मारने में भी वो पूरी तरह से झूल गई थी, वो उसे कहाँ ही हैंडल करेगी। लेकिन पंखुड़ी ने जिस तरह से उसे झेला, वो सच में बहुत बड़ी बात थी। वो थोड़ा वाइल्ड भी हो गया था। यही कारण था कि वो उसके करीब नहीं आना चाहता था। उसे खुद को पता था कि वो अपनी हॉस्पिटल को इतना प्यार करता है कि शायद उसके करीब आने पर थोड़ा ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाएगा। कुछ ही देर में वो दोनों आराम से एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ राणा फार्म हाउस में आश्रय और पंक्ति की आंखें खुली। रात को तकरीबन 3-4 बजे आश्रय ने पंक्ति को छोड़ दिया था और उसे आराम से सुला दिया था, और अब वो दोनों आराम से सोए हुए थे कि पंक्ति की आंखें खुले। उसे अपने बॉडी में दर्द सा महसूस हुआ तो उसकी सिसकी निकल गई। उसकी सिसकी की आवाज़ सुनकर आश्रय की भी आंखें खुल गई थी, और उसने बड़े ही प्यार से पंक्ति की तरफ देखते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग मिस इनोसेंट। पंक्ति भी मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग आश्रय जी। ये बोलकर वो पूरी तरह आश्रय के सीने से लग गई थी। आश्रय ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना? पंक्ति को पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना चेहरा ना में हिला दिया। वो आश्रय को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन बिना उसके कहे भी आश्रय सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। उसने हल्का सा उन दोनों पर से ब्लैंकेट हटाया और अब आश्रय ने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधे वॉशरूम में ले गया। उसने पहले उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और फिर बाथ टब में ले वार्म वाटर ऑन किया, और फिर पंक्ति को अपनी गोद में लेकर ही वो बाथ टब के अंदर आया और फिर एक ऑयल लेकर उसे हल्की हल्की बॉडी मसाज देने लगा। पंक्ति को उस बॉडी मसाज से कितनी राहत मिल रही थी, ये उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, और उसके चेहरे पर राहत देखकर आश्रय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। वो पंक्ति के करीब हुआ और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें देखकर खुद को संभालूं तो संभालूं कैसे? पंक्ति धीमे से बोली, आपको खुद को संभालने की ज़रूरत ही नहीं है आश्रय जी। आश्रय ने उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ हल्का सा कसा और बोला, अगर मैं खुद को संभाल लूँगा नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी पंक्ति। पंक्ति बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोली, मुझे आपके प्यार से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आश्रय जी। जैसे कोई एक फूल को प्यार से सहलाता है ना, आप बिल्कुल उसी सॉफ्टनेस के साथ मुझे प्यार करते हैं। ऐसे में आपका प्यार मुझे कभी कोई तकलीफ कैसे ही दे सकता है? आश्रय ने झुककर उसके लबों को चूम लिया। शर्म से पंक्ति की नज़रें झुक गई थी और उसने अपना चेहरा आश्रय के सीने में छुपा लिया था।
आश्रय उसके चेहरे पर छाई हुई शर्म की लाली साफ देख सकता था और अब उसने भी पंक्ति को अपनी बाहों में समेट लिया था। राणा मेंशन दोपहर के तकरीबन 3 बजे पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से आश्रय और पंक्ति बाहर की तरफ निकले। आश्रय तुरंत पंक्ति की तरफ आया और उसने पंक्ति की तरफ का दरवाज़ा खोला तो पंक्ति बाहर आई। आश्रय ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा ना मिस इनोसेंट? उसकी बात पर पंक्ति ने अपना चेहरा ना में हिलाया। उसके होठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। कल रात से आश्रय ने एक सवाल लगभग से 10-12 बार वो कर चुका था। आश्रय उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझ पर हंस रही हो? पंक्ति जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं आश्रय जी, मैं आप पर हंस सकती हूँ क्या भला? मैं आप पर क्यों हंसूंगी? आश्रय भी तुरंत बोला, लेकिन लग तो यही रहा है। पंक्ति ने अब जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को पूरी तरह से अंदर दबा लिया। बेशक से अब सब कुछ क्लियर हो चुका था और उसे पता चल चुका था कि आश्रय ना ही अब उससे नफरत करता है और ना ही उससे नाराज है, लेकिन फिर भी आश्रय का डर उस पर पूरी तरह से कायम था। वहीं आश्रय बस उससे पंगे ले रहा था। वो अब उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर आया तो रागिनी, जो वहीं हाल में इधर से उधर टहल रही थी, वो मुस्कुराते हुए सॉन्ग गाने लगी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आश्रय, जो पंक्ति को सीधा अपने रूम में लेकर जा रहा था, अब उसके कदम रुके और वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, दो दिल तो ऑलरेडी पूरी तरह से मिल चुके हैं रागिनी चाची, लेकिन लगता है आपका हार्दिक चाचू से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। रागिनी आहें भरते हुए बोली, उफ, तुम्हारे हार्दिक चाचू कहाँ तुम्हारी तरह रोमांटिक हैं? वो तो एकदम खड़ूस हैं। मेरी तो किस्मत ही मारी गई उनसे शादी करके। असली किस्मत तो तुम्हारी इस बीबी की है जिसे बड़ा प्यार मिल रहा है आजकल पति का। पहले तो सारा दिन आंसुओं से भरी आंखें लेकर इधर उधर घूमती रहती थी और अब देखो कैसे नजरें शर्म से झुकी हुई है और चेहरा तो पूरा लाल हो चुका है। रागिनी पंक्ति को छेड़ रही थी। तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आखिरी बात कही, पंक्ति का वहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। वो शर्माते हुए बोली, मैं अपने रूम में चलती हूँ, मेरा फ़ोन ऑफ है तो मुझे चार्जिंग में लगाना है। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में भाग गई थी। वहीं आश्रय रागिनी को घूरते हुए बोला, लगता है हार्दिक चाचू को बोलकर आपकी चाल भी बिगाड़नी पड़ेगी, तभी जाकर आप थोड़ा सुधरेंगे। रागिनी भी जल्दी से बोली, तुम्हारे पास तुम्हारे हार्दिक चाचू का नंबर है या मैं दूं? आश्रय भी तुरंत बोला, है मेरे पास, अभी बताता हूँ मैं उन्हें आपकी हरकतें। ये बोलकर वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर आगे की तरफ बढ़ गया और रागिनी वहाँ पर खड़ी एक बार फिर से आहें भरने लगी। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति, जिसका फ़ोन स्विच ऑफ था, उसने जैसे ही अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, उसका फ़ोन ऑन हुआ। वो अपना फ़ोन टेबल पर रख कर वॉशरूम जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसने दोबारा अपना फ़ोन चेक किया। उस पर ऊपर ही एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जेल भिजवाकर अब तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताओगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तक तो मेरा मकसद सिर्फ प्रांस को हासिल करना था, लेकिन अब तुम्हारी खुशियों की बर्बादी भी मेरा मकसद है, जिसे मैं पूरा करके रहूँगी। अगर बचा सकती हो अपनी खुशियों को तो बचा लो। वो मैसेज पढ़कर ही पंक्ति के होश उड़ गए थे। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। पंक्ति ने तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर दिया। वो अब आश्रय को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि रीवा जेल में है तो वहाँ जेल से ना कभी छूट पाएगी और ना ही कभी उनकी खुशियों को बर्बाद कर पाएगी। ऐसे में वो क्यों ही बेवजह आश्रय को टेंशन दे। वहीं आश्रय मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आया। पंक्ति ने अब अपना फ़ोन साइड में रख दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाह कर भी दिख नहीं पा रही थी। आश्रय उसके बिल्कुल करीब आया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, रागिनी चाची की बातों की वजह से परेशान हो रही हो क्या तुम? पंक्ति ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ वो यूं ही बोलती हैं। मुझे और पंखुड़ी भाभी को तो वैसे भी वो बहुत छेड़ती रहती हैं और सासू माँ को भी वो कम परेशान नहीं करती, उनसे भी बहुत पंगे लेती हैं वो। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई और फिर कुछ पल रुक कर दोबारा बोली, एक मिनट, मैंने बाहर ना ही पंखुड़ी भाभी को देखा और ना ही सासू माँ को।
क्या वो दोनों घर पर नहीं है क्या? उसके सवाल पर आश्रय के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे, क्योंकि ये तो वो भी नहीं जानता था कि प्रलय और सृष्टि के साथ साथ प्रांश और पंखुड़ी भी घर पर हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ राणा फार्म हाउस में प्रलय और सृष्टि अभी सोए हुए थे। सृष्टि की आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर उठकर बैठी। प्रलय की भी आंख खुल गई और प्यार भरी नज़रों से वो अपनी यूनिवर्स को देखने लगा। लेकिन तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा तो वो एकदम से होश में आई। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और फिर अगले ही पल उसने कॉल रिसीव किया। जब वो बात कर रही थी तभी प्रलय की नज़रें उसकी तरफ ही थी। फ़ोन पर बात करते हुए सृष्टि जल्दी से बोली, मैं बस अभी आ रही हूँ, तुम बस मुझे 15-20 मिनट दे दो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसकी बात सुनते हुए प्रलय की नज़रें उस पर गहरी हो गई थी। वो जानता था कि आखिर सृष्टि बात किससे कर रही है और जैसे ही सृष्टि ने फ़ोन रखा और बिस्तर से उठी, प्रलय ने तुरंत वो फ़ोन उठाया और अगले ही पल उसके चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशंस आ गए। अभी कुछ देर पहले ही उसका मूड इतना अच्छा था, लेकिन कोई था जो उसकी मूड में हर वक्त तूफान लाता रहता था और अब भी उसी तूफान का फ़ोन था। सृष्टि ने क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, प्लीज़ डिस्ट्रॉयर, हमें अभी इसी वक्त राणा मेंशन जाना है। प्रलय उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा तो? उसके सवाल पर सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, वो रो रही थी। प्रलय एक बार फिर से बोला, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। सृष्टि एक पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन अगले ही पल वो बोली, कल रात मैं आपके साथ हूँ ना, तो अब बस बहुत हुआ, अब मुझे उसके पास जाना है। आप चल रहे हैं तो ठीक, वरना मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। ये बोलते हुए उसने अजीब सा मुंह बनाया और फिर तुरंत वॉशरूम में चली गई। प्रलय के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो मुंह बनाते हुए बोला, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले तो तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता था तो तुम मेरी बीबी के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन अब तो तुम कल रात उसके साथ थी और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं अपनी औलाद को, लेकिन अभी भी तुम्हें चैन नहीं। अभी तुम एक बार फिर से मेरी बीबी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठा और जल्दी से रेडी होने लगा। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन पंखुड़ी नीचे हाल में इधर उधर टहल रही थी। उसे अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा था और बार बार वो ऊपर की तरफ देख रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो लोग राणा मेंशन आए थे। प्रांश तो उसे सीधा ऊपर लेकर जा रहा था, लेकिन पंखुड़ी ने जब बहाना बनाते हुए कहा, मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ जान। उसकी बात पर प्रांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, जल्दी आना जान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे रूम में तुम्हारे साथ थोड़ा सा पर्सनल वाला काम है। उसकी बात सुनकर ही पंखुड़ी को कुछ कुछ होने लगा था। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि प्रांश को उससे क्या काम है, लेकिन फिलहाल उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और प्रांश ऊपर रूम में चला गया, जबकि पंखुड़ी अब हाल में इधर उधर टहलते हुए सृष्टि का इंतजार कर रही थी। तभी राणा मेंशन में प्रलय और सृष्टि की गाड़ी आकर रुकी और सृष्टि तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आई। जैसे ही उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई, पंखुड़ी ने रोतड़ू सा मुंह बनाया और तुरंत उसकी तरफ भाग गई। प्रलय जो दरवाजे पर खड़ा था उसे घूरती हुई नज़रों से देखने लगा। इतना तो उसकी बीवी उसे कसकर अपने सीने से नहीं लगाती थी जितना उसने पंखुड़ी को अपने सीने से लगाया हुआ था। वहीं पंखुड़ी सिसकते हुए बोली, सासू माँ, मुझे मुझे नहीं इनके साथ रहना, मुझे अब इनके पास नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है, प्लीज़ आप मुझे अपने पास रख लो ना सासू माँ। सृष्टि उसकी पीठ को हल्का सा सहलाते हुए बोली, ऐसा भी क्या हो गया पंखुड़ी जो तुम इस तरह से परेशान हो रही हो? क्या हुआ मेरे बच्चे, मुझे बताओ। पंखुड़ी ने अब अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और सिसक सिसक कर बोली, वो कल रात ना इन्होंने। लेकिन अचानक ही पंखुड़ी एकदम से चुप हो गई। उसकी नज़रें सृष्टि के पीछे खड़े प्रलय पर थी और प्रलय को देखकर पहली बार वो चुप हो रही थी, वरना हमेशा से तो वो प्रलय के सामने भी कुछ भी बक देती थी, कुछ भी बोल देती थी, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल उसने खुद को बिल्कुल रोक लिया था। सृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली,
बताओ ना बच्चा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, लेकिन प्लीज़ ऐसे रोना बंद करो। तुम मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। मुझे बताओ, प्रांस ने तुम्हें क्या कहा? पंखुड़ी अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोली। सासू माँ, क्या हम आपके रूम में चलकर बात करें? प्रलय तुरंत बोला। क्यों, हमारे रूम में क्या है? जाओ अपनी सासू माँ को अपने रूम में ले जाओ। वहाँ पर जाकर बेशक से 2 की जगह 4 बातें करो, लेकिन हमारे रूम को बख्श दो। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली। आप भी बिल्कुल अपने बेटे पर गए हैं ससुर जी। मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता, ना उन्हें ना आपको। वो भी एकदम बेदर्द हैं, और आप भी बहुत बुरे हैं ससुर जी। ये बोलते हुए वो प्रलय को घूर घूर कर देख रही थी, और प्रलय की आईब्रो भी ऊपर की तरफ उठी हुई थी। सृष्टि ने तुरंत पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोली, ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, वो तुम्हारे ससुर जी हैं ना, तो तुम उनके साथ ऐसी बातें मत करो। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली। ससुर जी हैं तो क्या हुआ? आपने देखा ना, वो मुझे आपके साथ आपके रूम में जाने से मना कर रहे हैं। अब क्या मैं आपके साथ आपके रूम में भी नहीं जा सकती सासू माँ? ये तो वही बात हो गई ना कि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ठीक है, मैं अब से आपके रूम में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। आपसे बात भी नहीं करूँगी, आपसे दूर रहूँगी। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है ससुर जी को अच्छा नहीं लगता ना मेरा आपसे बात करना, आपके साथ रहना। ससुर जी चिढ़ते हैं ना मुझसे। प्रलय तुरंत बोला। हाँ, प्रलय राणा ने बाकी सब काम तो छोड़ ही दिए। अब तो बस उसके पास एक ही काम है, चिढ़ने का काम, और वो भी तुमसे चिढ़ने का काम। पंखुड़ी नाक फुलाकर बोली। देखो देखो सासू माँ, ससुर जी मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। सृष्टि ने अब प्रलय की तरफ घूर कर देखा। प्रलय तुरंत बोला। इसमें भी मेरी गलती है। जाओ, ले जाओ इसे हमारे रूम में और वहीं पर रहो तुम दोनों। मेरी उस रूम में आने की क्या ज़रूरत है? पंखुड़ी जल्दी से बोली। हाँ सासू माँ, ससुर जी ठीक कह रहे हैं, हम चलते हैं आपके रूम में। प्रलय ने अपना माथा पीट लिया और जल्दी से बोला। मैं गुस्से और नाराज़गी से बोल रहा हूँ। सृष्टि भी तुरंत बोली। आप तो बड़े हैं ना डिस्ट्रॉयर, कम से कम आप ही समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल पंखुड़ी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए आप रुकिए यहाँ पर। मैं पंखुड़ी के साथ हमारे रूम में जा रही हूँ। आपको बुरा लगता है तो बेशक से लगे, लेकिन मैं अपनी मासूम सी बच्ची को ऐसे परेशानी में नहीं छोड़ सकती। ये बोलकर उसने पंखुड़ी का हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और उसे अपने रूम में ले गई। पंखुड़ी ने पलटकर प्रलय की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। प्रलय दांत पीसते हुए बोला। मासूम सी बच्ची, ये मासूम सी बच्ची मेरी रोमांस भरी जिंदगी में अपनी मासूमियत का आतंक फैला रही है, और तुम्हें ये मासूम सी बच्ची लगती है? मासूम सी बच्ची को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो मैं इसके डैडी को देखता हूँ। ये बोलते हुए उसकी नज़रें ऊपर की तरफ थी। वो ऊपर जाने लगा तो उसके कानों में रागिनी की हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने घूर कर रागिनी की तरफ देखा, जो कब से वहाँ पर खड़ी ये सब ड्रामा देख रही थी, और प्रलय की घूरती हुई नज़रें खुद पर महसूस कर रागिनी एकदम शांत हो गई थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला। हार्दिक को भी एक फ़ोन करना पड़ेगा। रागिनी झट से बोली। कम से कम मेरे और हार्दिक के बीच में कोई मासूम सी बच्ची तो नहीं है। कोई था जो अपने आप को रोमांस किंग समझता था, लेकिन सुना है आजकल उसकी ज़िंदगी में रोमांटिक सीन कम और इमोशनल ड्रामा ज़्यादा चलने लगा है। प्रलय ने उसे और भी ज़्यादा मुंह बनाते हुए देखा। वो प्रांस के रूम में जाने वाला था, लेकिन अब वो प्रांस के रूम में नहीं गया, बल्कि सीधा राणा मेंशन में ही बने हुए एक बार में गया, जो कि प्रॉपर एक रूम में बना हुआ था, और वहाँ पर बार से रिलेटेड सब चीज़ें थी। उसने वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। वहीं पंखुड़ी सृष्टि के साथ सृष्टि के रूम में थी। सृष्टि ने उसे बेड पर बिठाया हुआ था और उसका हाथ अपने हाथ में थमा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। अब बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसा भी क्या हुआ है जो तुम इस तरह से रो रही हो? पंखुड़ी हल्का सा सिसक कर बोली। कल रात इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया सासू माँ। पहले तो ये मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और कल रात इन्होंने जो कुछ किया उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। अब से मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। इन्होंने मुझे कहा था कि इन्होंने जो कल रात किया वो आज रात भी करेंगे, और मुझे कुछ नहीं करना। आप प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो ना, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी।
आप और ससुर जी आराम से बेड पर सो जाना, मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊँगी, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। आपके साथ ही रहूँगी। अपने खट्टे नींबू के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, वो बहुत खट्टे हैं। उसकी बात सुनकर सृष्टि को उस पर हंसी भी आ रही थी और उस पर तरस भी आ रहा था। पहले बेचारी रोमांस के लिए तरसती थी और अब जब रोमांस हुआ तो अब वो प्राण से ही दूर भागने लगी। उसने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, शुरू शुरू में ऐसा लगता है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना उनके पास, आपको मुझे अपने पास रखना है तो रखो, वरना। सृष्टि ने हैरानी से पूछा, वरना क्या? पंखुड़ी भी अब सोच में पड़ गई। उसके पास धमकी देने के नाम पर कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे वो किसी को डरा सके। थक हार कर बस उसे एक ही चीज़ याद आती थी, ग्रोवर मेंशन। वो धीमे से बोली, फिर मैं ग्रोवर मेंशन चली जाऊंगी सासू माँ। सृष्टि ने अब अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। अब वो बुरी तरह से फंस गई थी। पंखुड़ी को ग्रोवर मेंशन भी नहीं जाने दे सकती थी, और अगर वो उसके साथ उसके रूम में रहती तो प्रलय लाता ही। लेकिन अब तो प्रांस भी नहीं रुकने वाला था। वहीं प्रांस अपने रूम में आराम से बैठा था, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, तुम्हारे बाप को तुमसे बात करनी है, चुपचाप नीचे बार में आओ। प्रलय का मैसेज पढ़कर प्रांस के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अब तक तो उसकी बीबी ने प्रलय की ज़िंदगी में तूफान ला दिया होगा। उसने भी जल्दी से रिप्लाई किया, सिर्फ बातें ही करनी है या फिर मेरे साथ बैठकर पीने का इरादा है? अब सामने से प्रलय का रिप्लाई आया, पिला तो मैं बहुत अच्छे से दूंगा। तुम्हारी बीबी ने जो मेरी ज़िंदगी में अपने इमोशन ड्रामा का जहर घोला हुआ है, वो मैं गिलास में डालकर तुम्हें ही पिलाऊंगा। चुपचाप नीचे आओ, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। उसके मैसेज पर प्रांस एक बार फिर से हंसा और रिप्लाई की जगह अब वो खुद ही अपनी जगह से उठा और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। वो सीधा उस रूम में चला गया था जहाँ प्रलय काउंटर पर बैठा आराम से ड्रिंक कर रहा था। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले अंदर की तरफ आया तो प्रलय उसे घूर कर देखते हुए बोला, मुंबई में 3 लग्जीरियस मेंशन हैं हमारे। प्रांस उसके सामने आकर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मुझे भी पता है, कुछ ऐसा बताइए जो मुझे ना पता हो। ये बोलते हुए उसने वाइन की बोतल उठाई और अपने गिलास में वाइन डालना शुरू किया। प्रलय ने अब अपने घुटने पर अपना हाथ रखा और बोला, एक में तुम, एक में मैं और एक में तुम्हारा छोटा भाई आश्रय रहने वाला है। तुम बस ये बताओ कि तुम यहाँ से शिफ्ट कब करने वाले हो। प्रांस ने वाइन का गिलास अपने होठों से लगाया और मुस्कुराते हुए बोला, कभी भी नहीं। मैंने आजकल की दुनिया में बहुत सी औलादें ऐसी देखी हैं जो बुढ़ापे के वक्त अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़कर चली जाती हैं, और मैं उन औलादों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। बुढ़ापे में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। प्रलय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास लगभग से काउंटर पर पटक कर रखा और बोला, बुढ़ापा? किसका बुढ़ापा? चुपचाप अपनी बीवी को लेकर चले जाओ यहाँ से, वरना। प्रांस जल्दी से बोला, ऐसा भी क्या कर दिया मेरी मासूम से बीवी ने जो वो आपको इतनी चुभने लगी है डैड? सी इज़ सो इनोसेंट। प्रलय हैरानी से बोला, इनोसेंट? सी इज़ वेरी चालाक ब्रो। मैं पूरा दिन बेशक से कुछ भी करता रहूं, उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारी मॉम के करीब आऊं, पता नहीं उसे कहाँ से आकाशवाणी हो जाती है और वो मासूम सी बच्ची मेरी सौतन बन जाती है। इसलिए मेरी सौतन को अपने साथ लो और चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी उस मासूम सी बच्ची पर अब मैं कोर्ट केस डालने वाला हूँ कि उसने मेरी रोमांटिक सी लाइफ की लंका नहीं, सिर्फ लंका नहीं, लंका बारात भंडारा सब लगाए हुए है। इसलिए तुम चुपचाप ये भंडारा समेटो और चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बीबी को अब सीधा कोर्ट में देखूंगा। ये बोलते हुए प्रलय अब उसे घूर घूर कर देख रहा था। प्रांस ने भी अब वाइन का गिलास पूरा खत्म किया और फिर खाली गिलास काउंटर पर रखते हुए बोला, आप बेशक से कोर्ट जाइए या फिर हाई कोर्ट, प्रांस राणा और उसकी मासूम सी बीबी तो वो ही करेंगे जो उनका मन करेगा। प्रांस राणा किसी की धमकी से डरता नहीं है, बेशक से फिर सामने प्रलय राणा ही क्यों ना हो। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ आ गया। अब तक डिनर का वक्त हो गया था और आश्रय और पंक्ति भी डिनर के लिए बाहर की तरफ आ गए थे। प्रांस के पीछे अब आश्रय भी आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हुए बाहर ही आ गया था। बाहर आते ही उसकी नज़रें पंखुड़ी को ढूंढ रही थी,
लेकिन फिलहाल पंखुड़ी ना उसे और ना ही प्रांस को नजर आ रही थी। प्रलय और प्रांस दोनों की नज़रें पंखुड़ी को ढूंढ रही थी, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी पंखुड़ी नजर नहीं आ रही थी। पंखुड़ी उन दोनों को नजर भी कैसे आती, वो तो अभी तक सृष्टि के रूम में ही थी और आराम से बेड पर लेटी हुई थी। बेशक उसने बोल दिया था कि वो तो सामने सोफे पर सो जाएगी, लेकिन मजाल है वो अपनी जगह से एक पल के लिए उठी भी हो। वो आराम से फैल कर बेड पर लेटी हुई थी और सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब प्रलय से क्या ही कहेगी। प्रलय तो पहले ही पंखुड़ी से चिढ़ा हुआ था और अब पंखुड़ी की इस हरकत पर तो प्रलय किसी बम की तरह फूटने वाला था। वहीं प्रांस और प्रलय दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। आश्रय और पंक्ति भी रूम से बाहर निकल कर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे और रागिनी भी कुसुम जी को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। सृष्टि ने सबको डिनर सर्व करवाना शुरू किया। प्रलय तुरंत बोला, मेरी सौतन कहाँ है? सृष्टि के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वहीं पंक्ति की भी आंखें बड़ी हो गई थी। वो हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं ससुर जी, आपकी सौतन? ये बोलते हुए अब उसने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि झट से बोली, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मुझे शक भरी नज़रों से मत देखो, मेरा अंदर बाहर किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। प्रलय तुरंत बोला, चक्कर? तुम चक्कर की बात करती हो? तुम तो सरेआम चक्कर चला रही हो। वैसे तो वो बड़ा सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, अब कहाँ है वो? अब तो डिनर करने के लिए नहीं आई? अब वो तुम्हारे साथ बैठकर ये नहीं बोलने वाली, मैं तो सासू माँ के साथ ही डिनर करूँगी, उनके अलावा और किसी के साथ डिनर नहीं करूँगी और अपनी सासू माँ को भी किसी के साथ खाने नहीं दूंगी। जिस तरह से प्रलय ने अपनी बात कही थी, सबको उस पर हंसी आ रही थी और प्रांस के चेहरे पर अभी भी एटीट्यूड झलक रहा था। अब जाकर पंक्ति को समझ आया कि प्रलय किस बारे में बात कर रहा है। आश्रय को भी प्रलय पर हंसी आ रही थी। सृष्टि जल्दी से बोली, आप तो यूं ही बोलते रहते हो बेचारी बच्ची को। प्रलय तुरंत बोला, बेचारी? तुम्हें वो बेचारी लगती है? सबसे ज़्यादा दिमाग है उसके अंदर और तुम्हें वो बेचारी लगती है? पहले तो मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर है। मुझे तुम दोनों को एक साथ खाना खाते हुए देखना है। वो तुम्हारे मुंह में निवाले डालेगी और तुम उसके मुंह में निवाले डालना, मेरा क्या है? मैं तो तुम दोनों को देखकर ही अपना पेट भर लूँगा। उसकी इस बात पर सृष्टि को भी हंसी आ रही थी। प्रलय की जलन आज तो जैसे बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर थी और कुछ उसने ड्रिंक भी की हुई थी, तो उसकी बातें आज और भी ज़्यादा हाई लेवल की हो रही थी। प्रांस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, लोगों को तो और कोई काम है ही नहीं मेरी इनोसेंट सी बीबी के बारे में बात करने के अलावा। प्रलय उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी बीवी को क्यों दोष दे रहा हूँ, जबकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। गलती तो सारी तुम्हारी है। अगर तुम उसे अपना सारा टाइम दो, तो तुम उसे संभाल कर रखो, तो वो मुझे परेशान कर ही नहीं पाएगी। लेकिन नहीं, तुम तो खुद ही मेरी ज़िंदगी के ग्रहण बनकर बैठे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ज़रूर तुम दोनों मियाँ बीबी आपस में डिस्कस करते होगे कि आज हम दोनों पूरी तरह से फ्री हैं, चलो इस प्रलय राणा के नाक में दम करते हैं। प्रांस अब एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, वैसे तो मुझे आपके लिए बुरा लगता है डैड, लेकिन सच कहूँ आपका ना आपके ही कर्मों की सज़ा मिल रही है। आपको तो याद ही होगा कैसे बचपन में मेरी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में आप मुझे दादी के पास फेंक कर चले आते थे। अब बस आपको आपके उन्हीं कर्मों का भुगतान मिल रहा है। अब बैठकर एंजॉय कीजिए। ये बोलते हुए प्रांस अपनी सैलेड एंजॉय कर रहा था। प्रलय झट से बोला, इंजॉय? हाँ, वो तो तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी तरह से करवा रही है और तुम ज़्यादा मासूम मत बनो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी इनोसेंट सी बीवी नागिन बनकर नागिन डांस कर रही है ना, तो उसे नचाने वाले तुम ही हो। बदला ले रहे हो ना अपने बाप से, लो अच्छे से लो। लेकिन जब तुम्हारा ये बाप बदला लेने पर आया ना, तब मैं तुम्हें नागिन डांस नहीं बल्कि डायरेक्ट कोबरा डांस करवाऊंगा। प्रलय और प्रांस की बातें सुनकर आश्रय, पंक्ति, सृष्टि और रागिनी का बुरा हाल हो रहा था हंस हंस कर। कुसुम जी भी मुस्कुरा रही थी। वो भी जल्दी से बोली, जब प्रांस और आश्रय छोटे थे तो तुम हमेशा उन्हें मेरे पास छोड़कर अपनी बीवी के साथ रोमांस करने में लगे रहते थे। तब मैं यही सोचती थी कि एक दिन ज़रूर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होगा। अब देखो, तुम्हारे खुद के बच्चों ने तो तुम्हें ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उनकी बीबियां तुम्हें अच्छे से सबक सिखा रही हैं। पंक्ति झट से बोली, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती ना ससुर जी। प्रलय भी तुरंत बोला,
तुम तो मेरी प्यारी सी बहू रानी हो, तुम तो बहुत मासूम हो, मेरी ज़िंदगी की लंका तो तुम्हारी जेठानी ले लगाई हुई है। तभी वहाँ पर पंखुड़ी आई और बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्या यहाँ पर मेरी बात हो रही है सासू माँ? उसकी आवाज़ सुनकर सब चौंक गए। सबको यही टेंशन हो रही थी कि कहीं पंखुड़ी ने प्रलय की कोई बात सुन तो ना ली। अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन तभी अचानक से प्रलय बोला, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर एक चुड़ैल की बात हो रही है, वो चुड़ैल जिसने मेरी रातों का सुकून छीन रखा है। पंखुड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं ससुर जी, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि वो चुड़ैल आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी चली जाएगी, डोंट वरी। प्रलय ने मुस्कुराते हुए पूछा, पक्का? पंखुड़ी भी मुस्कुराकर बोली, पक्का ससुर जी। वहाँ बैठे सभी लोगों को उन दोनों पर हंसी आ रही थी। सृष्टि उसे कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी अचानक से पंखुड़ी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, आज आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। सृष्टि का ध्यान भी प्रलय की तरफ था, लेकिन जैसे ही पंखुड़ी ने उसे खाना खिलाने को कहा, वो तुरंत उसके पास आई और उसके पास बैठकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी ना। प्रलय पंखुड़ी को टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखने लगा। फ्रांस भी पंखुड़ी को तिरछी नज़रों से देख रहा था, लेकिन फिलहाल उसे मज़ा भी बहुत आ रहा था। तकरीबन 10-15 मिनट में ही सृष्टि ने अपने हाथों से पंखुड़ी को खाना खिला दिया था और बाकी सब भी अच्छे से अपना डिनर कर लिया था। रागिनी कुसुम जी को उनके रूम में ले गई थी और आश्रय पंक्ति के साथ बाहर गार्डन एरिया की तरफ चला गया था, ताकि वो कुछ वक्त पंक्ति को वहाँ पर वॉक करवा सके, जो पंक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। प्रलय पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, चलो जाओ अपने रूम में। पंखुड़ी ने तुरंत पूछा, क्यों ससुर जी, आपको सासू माँ से कोई काम है क्या? प्रलय कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही पंखुड़ी अब सृष्टि के करीब हुई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अगर है तो आप वो काम थोड़ा बाद में कर लीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे सासू माँ से एक अर्जेंट काम है, तो मैं उन्हें लेकर आपके रूम में जा रही हूँ। फ्रांस जल्दी से बोला, और हमारे रूम के बारे में क्या इरादा है तुम्हारा? उसका सवाल सुनकर पंखुड़ी के होश उड़ गए। अब तक वो प्राण से बच रही थी, लेकिन अब उसकी सांसें हलक में अटकने लगी थी। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल किया और बोली, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। फ्रांस मुस्कुराते हुए बोला, तुम जाओ अपनी सासू माँ के साथ उनके रूम में जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 10 मिनट में तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट काम हो जाएगा ना? पंखुड़ी ने मायूस सा चेहरा बनाया। वो फ्रांस के साथ उसके रूम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। अब पंखुड़ी सृष्टि का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे लेकर सृष्टि के रूम की तरफ भाग गई और प्रलय और फ्रांस दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। प्रलय उसे घूरते हुए ही बोला, जल्दी से इसे लेकर मेरे रूम से निकलो। फ्रांस जाकर सोफे पर बैठा और बोला, मेरी बीबी है। जब फ्रांस राणा हमेशा सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, तो उसकी बीबी कैसे दूसरों के इशारे से चले? वो भी अपनी मर्जी से ही इधर उधर आएगी जाएगी। है किसी में दम तो उसके साथ ज़बरदस्ती करके दिखाए। उसकी बात सुनते हुए प्रलय उसे और भी ज़्यादा तिरछी नज़रों से देखने लगा था। इधर पंखुड़ी सृष्टि के साथ उसके रूम में आ गई थी और बिस्तर पर ना आकर वो सामने सोफे पर जाकर बैठ गई थी। हालांकि उसकी नज़रें बिस्तर पर ही थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ सासू माँ, कुछ कीजिए ना, मुझे इनके साथ ऊपर इनके रूम में नहीं जाना, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक ही रूम का दरवाज़ा खुला और प्रलय अंदर की तरफ आया। पंखुड़ी, जिसकी आंखें अभी तक खुली थी और वो बस सीलिंग की तरफ देख रही थी और कभी सृष्टि की तरफ जिसकी आंखें बंद थी, अब उसने अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लिया। प्रलय अंदर की तरफ आया और अब जब उसने सृष्टि के साथ चिपक कर सो रही पंखुड़ी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस आराम से सोफे पर बैठा था। तभी आश्रय और पंक्ति बाहर गार्डन से अंदर की तरफ आए। पंक्ति के साथ आश्रय अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसने फ्रांस को यूं सोफे पर बैठे हुए देखा तो उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत फ्रांस के पास आकर बोला, क्या हुआ भाई, आपको ऊपर अपने रूम में नहीं जाना क्या? फ्रांस बिना खास एक्सप्रेशंस के बोला, ऊपर रूम में जाकर क्या करूँगा? आश्रय के चेहरे पर अब हल्की सी नोटी स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, रूम में जाकर क्या करते हैं भाई? आई मीन आप शादीशुदा हैं और अभी कल ही वैलेंटाइन डे था, तो क्या बात है, इतनी जल्दी प्यार का हैंगओवर उतर गया क्या? फ्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला,
शादी के मज़े लेने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, फिलहाल तो मैं अपने बाप के मज़े ले रहा हूँ। बचपन में मेरे साथ एक अत्याचार हुआ था, मुझे गोद में उठाकर कहीं पर भी पटक दिया जाता था और मेरी मॉम को मुझसे दूर कर दिया जाता था। अब बस उन्हीं सब कर्मों का बदला लिया जा रहा है और इसमें मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से सोफे पर फैल गया था और उसकी बातों से अब आश्रय का दिमाग घूम गया था। उसने प्रलय और सृष्टि के रूम की तरफ देखा जहाँ दरवाज़ा खुला था और इस वक्त उनका दरवाज़ा खुला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसने पंक्ति की तरफ देखा जो साइड में खड़ी आश्रय का इंतजार कर रही थी ताकि वो दोनों रूम में जा सकें। वो जल्दी से पंक्ति के पास आया और बोला, चलो चलो रूम में चलें। पंक्ति बोली, क्या हुआ है? तुम पहले मेरे साथ रूम में चलो, मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें सब बताता हूँ। पंक्ति को तो समझ ही नहीं आया आखिर आश्रय इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो उसके साथ अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी। प्रांस अभी भी सोफे पर बैठा था और उसकी नज़रें सृष्टि और प्रलय के रूम की तरफ थी। अब वो उठा और सृष्टि के रूम की तरफ बढ़ गया। प्रांस ने कुछ नहीं कहा, बस पंखुड़ी की तरफ देखा तो पंखुड़ी अब अपनी जगह पर उठकर बैठी और बोली, सासू माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्रलय तुरंत प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे मुझसे भी ज़्यादा तेज निकले। कल वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया और आज गुड न्यूज़ भी दे रहे हो। प्रांस सब चिढ़कर बोला, ओ प्लीज़ डैड, आपकी एक औलाद ने आपको गुड न्यूज़ दे दी ना, अब उसी में खुश रहिए। प्रलय भी अब अपना चेहरा हामी हिलाकर बोला, हाँ तुम्हारी बात भी सही है, क्योंकि दूसरा वाला तो खुद ऑलरेडी एक बच्चा संभाल रहा है ना पंखुड़ी? पंखुड़ी को तो कुछ समझ ही नहीं आया, वो बस सृष्टि की तरफ देख रही थी और सृष्टि को उन तीनों पर हंसी आ रही थी। पहले उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान था जो पहले लड़ता था और अब उसकी लाइफ में तीन तीन नमूने थे जो आपस में ही लगे हुए थे। वो जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, मेरा खुद का सिर घूम रहा है, जिसे जहाँ सोना है सो जाए, आई जस्ट डोंट केयर। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सब लोगों से कि मुझे चैन की नींद सोने दो। उसकी हालत पर प्रांस अब प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, जाइए जाकर अपनी बीबी को संभालिए, आपकी बहू रानी को मैं अच्छे से संभाल लूँगा। ये बोलकर उसने पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर तुरंत रूम से बाहर निकल गया। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, सोच सोच कर ही उसका बुरा हाल हो रहा था। प्रांस अब उसे लेकर अपने रूम में आया और उसे बिस्तर पर सुलाकर उसके चेहरे पर झुका तो पंखुड़ी ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोच कर कि प्रांस उसे किस करेगा। लेकिन कुछ वक्त तक जब उसे प्रांस की किस महसूस नहीं हुई तो उसने चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए और फिर क्लोजेट खुलने की आवाज़ आई। उसने सामने की तरफ देखा जहाँ पर प्रांस क्लोजेट के सामने खड़ा था और पंखुड़ी के लिए नाइट वियर निकाल रहा था। अभी तक पंखुड़ी ने साड़ी पहनी थी और साड़ी में सोना कितना मुश्किल होता है वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था, इसलिए उसने पंखुड़ी के कपड़े उतार दिए थे और अब वो उसे बिस्तर पर लाकर नाइट वियर पहनाने लगा था। थोड़ा बहुत परेशान करना बनता है। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे कपड़े क्यों पहना रहे हैं? क्या अब आप मुझे प्यार नहीं करोगे? प्रांस ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, मन तो बहुत है लेकिन फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर तुम्हें पेन होगा। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुरा उठी, मतलब प्रांस को भी उसके दर्द की फिक्र थी। उसका दिल इस वक्त गार्डन गार्डन हो रहा था और प्रांस अब उसे अपनी बाहों में लेकर वापस बिस्तर पर लेट गया था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू जान। प्रांस मुंह बनाते हुए बोला, रहने दो, हर दूसरे दिन तो तुम मुझे छोड़कर अपने मायके चली जाती हो। पंखुड़ी बड़े प्यार से बोली, अब नहीं जाऊंगी जान। प्रांस ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे और फिर उसे हल्की सी लब बाइट देकर बोला, अब मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, बहुत हुई शराफत। अब अगर तुमने मुझे छोड़कर मायके जाने की बात भी की ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। पंखुड़ी ने अपने लोअर लिप को हल्का सा दबा लिया। उसे सच में प्रांस से डर लगने लगा था और प्रांस भी उसे घूर कर देख रहा था। पंखुड़ी ने अब झट से अपना सिर उसके सीने में छिपा लिया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। आज इस घर में सिर्फ खुशियाँ थी, एक दूसरे को छेड़ने का सुकून और एक दूसरे के प्यार का सुकून। ये पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा
और कल 12 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मुझे आप लोगों का पोल चाहिए। बाकी बातें इस कहानी के बारे में कल 12 बजे आप लोगों को पता चलेगी। आज मेरे बेटे का बर्थडे था इसलिए पार्ट बहुत लेट आया। उम्मीद करती हूँ फिर भी आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे और कहानी को भर भर कर अपना प्यार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल 12 बजे।